दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का आज वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा यूपी पीसीएस प्रैक्टिस सेट का अगला सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। या 9वां सेट है हमारा। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। नंबर 1 है 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान से अधिक होना। नंबर 2 है कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति। नंबर 3 है कमजोर निम्न दाब क्षेत्र। नंबर 4 है समुद्री तल पर अभिसरण। दोस्तों, इसमें कौन सी स्थितियां आवश्यक हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है कि 27 डिग्री से अधिक तापमान होना चाहिए और कमजोर निम्न दाब क्षेत्र होना चाहिए। दोस्तों, कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उपस्थिति होना आवश्यक है और समुद्र तल के ऊपर अभिसरण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 और 3। अगले प्रश्न की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है। पूछ रहा है प्रश्न आपसे, जब कोई नदी अंत में समाप्त होती है या ऐसी कौन सी इसमें स्थलाकृति है जो नदी के द्वारा नहीं बनाई जाती है। ऑप्शन है गुम्फित नदी, ऑप्शन बी है चाप झील, ऑप्शन सी है जलोढ़ पंख, ऑप्शन डी है महाखड्डक। इसमें कौन सा सही है दोस्तों? ये जो महाखड्डक है यह नदी द्वारा बनाई स्थलाकृति नहीं है। बाकी गुम्फित नदी बनाई जाती है, जलोढ़ पंख भी बनाई जाती है और चाप झील भी बनाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है मध्य मंडल, ऑप्शन सी है समताप मंडल, ऑप्शन डी है बहिर्मंडल, ऑप्शन ई है आयन मंडल। इसके चलिए सबसे पहले सही क्रम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले होगा दोस्तों क्षोभ मंडल, उसके बाद होगा समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, तत्पश्चात आयन मंडल और फिर उसके बाद बहिर्मंडल होगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपसे और पूछा जाए कि वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं, तो समताप मंडल पे उड़ते हैं। मौसम की क्रियाएं, बादल का बनना, बारिश का होना, ये सब कहाँ होती हैं, तो यह सब क्षोभ मंडल में होती है। इन चीज बातों को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित है। ऑप्शन ए है हम्बोल्ट की धारा, ऑप्शन बी है अलगुहास की धारा, ऑप्शन सी है बेंगुला की धारा, ऑप्शन डी है फॉकलैंड की धारा। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हम्बोल्ट की धारा सही हो जाएगा क्योंकि यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। इसमें बात करें अलगुहास की धारा तो यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर से संबंधित है तथा वेंगुला एवं फॉकलैंड की धारा या उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी उद्गार, ऑप्शन सी है खनन से प्राप्त चट्टानें, ऑप्शन डी है उल्कापिंड। दोस्तों, यहाँ पे जारी सारे लिखी सभी आंतरिक भाग की जानकारी देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष स्रोत की चूंकि बात की जा रही है तो हमारा नंबर 1 ज्वालामुखी का उद्गार हो जाएगा और नंबर 2 खनन से प्राप्त चट्टानें हो जाएंगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सूची ये है जिसमें खनिज दिए हुए हैं और सूची 2 है जहाँ पे भंडार स्थल दिए हुए हैं और इन्हें हमें मिलाना है। लौह अयस्क, पिरेनीज, तांबा, सैडबरी, कोयला, डोनेट्स बेसिन, बॉक्साइट, अर्कान्स, यह सभी मिले हुए हैं दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सभी सुमिलित है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। नहीं दोस्तों, यह गलत हो जाएगा। भूतल से स्थित वह बिंदु जो अधिकेंद्र के समीप होता है उसे उद्गम केंद्र कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भूतल पर स्थित वह बिंदु जो अधिकेंद्र के सबसे समीप होता है उसे उद्गम स्थल कहलाता है। यानी जो अधिकेंद्र के सबसे समीप होता है, देखिए मान लीजिए यह पृथ्वी का तल है और यहाँ से भूकंप निकल रहा है, तो यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट दूरी होता है इसे अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो ये होता है ये फोकस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें केवल 2 सही है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों की सीधी रेखा में होते हैं तो निम्न ज्वार आता है।
नहीं दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। अगला है प्रत्येक पूर्णिमा को बृहद ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, यह सही है दोस्तों। इसी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। अगले प्रश्न पर आप आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए है महासागरीय धाराएं, 2 है स्थल और जल का समान वितरण, 3 है सनातनी पवनें, चौथा है अक्षांश। तो यहाँ पे दोस्तों सभी सही हो जाएगा, क्योंकि महासागरीय धाराओं से भी तापमान प्रभावित होता है, स्थल एवं जल के असमान वितरण से भी प्रभावित होता है, सनातनी पवनें भी करते हैं और अक्षांश से भी प्रभावित होता है तापमान। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर की लवणता पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गहराई बढ़ने के साथ लवणता में वृद्धि होती है। ऑप्शन की वाष्पन की दर लवणता की मात्रा को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, आप सभी बताइए। तो यहाँ पे केवल एक सही है, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ तो लवणता बढ़ती है, यह बात सही है। लेकिन वाष्पन की दर, देखिए अगर वाष्पन की दर बढ़ेगी तो लवणता की मात्रा को विपरीत रूप से नहीं प्रभावित करेगा, लवणता की मात्रा भी उसके साथ साथ बढ़ेगी, क्योंकि जल की मात्रा कम होती जाएगी और नमक की मात्रा बढ़ती जाएगी, इसलिए केवल एक सही है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं हमारा, सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर किया गया है? ऑप्शन ए है जीवी मावलंकर समिति, ऑप्शन बी है कृष्ण मेनन समिति, ऑप्शन सी है जीएस पाठक समिति, ऑप्शन डी है केटी सेठ समिति। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कृष्ण मेनन समिति सही हो जाएगा। कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर सार्वजनिक उद्यम समिति का स्थापना किया गया था। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? संसद को राज्य सूची से विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देना, बिल्कुल सही है दोस्तों। धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करना, यह सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकता है, लेकिन सजेशंस दे सकता है, संशोधन प्रस्तावित कर सकता है कि आप इसे कर लीजिए, मन हो तो राज्य लोकसभा उसे माने, नहीं मन हो तो नहीं मानेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा को स्वीकृति देना, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह लोकसभा से लिया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को प्रदूषित करने का संकल्प पारित करना, ये सही है दोस्तों, क्योंकि उपराष्ट्रपति को ऊपर महाभियोग केवल राज्यसभा से ही चलाया जा सकता है। इस प्रकार 1, 2, 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का उपबंध किया गया है? ऑप्शन है 109, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी 114। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 109 में धन विधेयक के लिए विशेष उपबंध दिया गया है और 110 में यह बताया गया है कि धन विधेयक किसे कहा जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य हैं? एक है सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का परीक्षण, सही है। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, यह भी सही है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, सही है। दुर्बल वर्ग की शिक्षा, अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि, दोस्तों यह हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार 1, 2, 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमें यहाँ पे मिलाना है कि अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का भी कहीं न्यायालय होना सही है। अब अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता, यह गलत है दोस्तों। 136 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि नहीं। 139 उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति है दोस्तों, यह 137 में दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल 1 और 2। तो दोस्तों यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है, सही होगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित नहीं किया गया है? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया है दोस्तों, यह सही है। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, सही है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारी की भागीदारी, सही है। आय की समानता को कम करना, असमानता को कम करना, दोस्तों यह नहीं शामिल किया गया है। इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधायिका की किसी शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है, यह सही है दोस्तों। बेरुवाद न्यायालय, बेरुवाद आपको बता दूं 1960 में आया हुआ था। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया था, यह सही है दोस्तों। गोलकनाथवाद में उद्देशिका को संविधान संशोधन योग्य माना गया था।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा केवल ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा, क्योंकि गोलकनाथवाद में नहीं, यह जो कि उद्देश्य को संशोधन योग्य माना गया, केशवानंद भारतीवाद में माना गया है। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन संवैधानिक उपबंधों में संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? नागरिकता संबंधी उपबंध बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं, गलत है, इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और एक से मतलब 50% से अधिक राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ेगी। राज्यसभा विधान परिषद का गठन सही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं दोस्तों, यह गलत है। तो केवल 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सुझाव प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी है GV राव समिति, ऑप्शन सी है LM सिंघवी समिति, ऑप्शन डी है अशोक रामचंद्र समिति। तो दोस्तों यहाँ पे LM सिंघवी समिति सही हो जाएगा। इन्होंने इसे पंचायती राज जो संस्थाएं थी उन्हें संवैधानिक दर्जा देने के बारे में बात की था। अगले प्रश्न के ऊपर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 21वां संविधान संशोधन मणिपुर को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। 24वां संविधान संशोधन संसद को संविधान की किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है, यह दोस्तों सही है। 17वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा को सम्मिलित किया गया, सही है। 97वां संविधान संशोधन संविधान में भाग 9 खा को जोड़ा गया है दोस्तों, यह भी सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हमारा यह गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ए ही नहीं सही है, क्योंकि 21वें संविधान संशोधन में मणिपुर को नहीं केवल नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य गरीबी कम करने के मामले में सबसे शीर्ष पे रहा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित मौद्रिक उपकरणों में कौन सा परिणात्मक उपकरण है? तो दोस्तों मौद्रिक उपकरण तो नकद कोष के अनुपात सही है, बैंक दर सही है, ओपन मार्केट ऑपरेशन सही है, नैतिक दबाव दोस्तों यह गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ में किए गए सामर्थ्य अभियान का उद्देश्य है? ऑप्शन है दिव्यांग छात्रों को सुविधाजनक उपकरण प्रदान करना, ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेन देन के लिए बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है? दोस्तों यह लखनऊ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं जारी की जाती है? दोस्तों तो यहाँ पे वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं जारी किया जाता है, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रोग जारी किया जाता है, जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है, वैश्विक यात्रा और पर्यटन जारी किया जाता है। यहाँ पे अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चक्री, आर्थिक उतार एवं चढ़ाव, घर्षणात्मक बेरोजगारी, रोजगार छोड़ने और प्राप्त करने के बीच मध्य अंतराल, संरचनात्मक कौशल असमानता, शास्त्रीय उच्च वेतन मान। यहाँ पे दोस्तों सभी सही सुमेलित हैं, इस प्रकार से हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात के संदर्भ में यहाँ पे दोस्तों ये सलार की बात की जा रही है के संदर्भ में तथ्यों पर विचार कीजिए। इसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नगद, स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, बिल्कुल सही है। इसकी अधिकतम सीमा 40% निर्धारित की गई है, तो दोस्तों यह भी सही है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होना होगा। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा सुधार है। यहाँ पे नगद और सरकारी प्रभूतियों के रूप में रखा जा सकता है, लेकिन स्वर्ण के रूप में नहीं रखा जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा हमारा, केवल 2 सही होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वक्र द्वारा प्रजनन और आर्थिक विकास के मध्य संबंध को दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए है बेकर वक्र, ऑप्शन बी है थाप्सन वक्र, ऑप्शन सी है लाफर वक्र, ऑप्शन डी है कुजनेट्स वक्र। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेकर वक्र द्वारा समझाया जाता है। योजना आयोग द्वारा शहरी गरीबी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? NC सक्सेना समिति, अभिजीत सेन समिति, अर्जुन गुप्ता समिति, हाशिम समिति। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हाशिम समिति सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं।
किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न प्रमाण करने के लिए कौन से मानदंड पूरा करना आवश्यक है? उद्यम न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक क्षेत्र से निर्धारित के साथ भारतीय क्षेत्र में सूचीबद्ध हो, सही है। पिछले 3 वर्षों के बीच में 25,000 करोड़ का अधिक से हो, सही है दोस्तों। शुद्ध लाभ 1,000 करोड़ से अधिक हो, तो उसमें यह गलत है। यहाँ पे 500 करोड़ रुपए है, न कि 1,000 है। इस प्रकार से ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगों के संदर्भ में केवल विचार कीजिए। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इन तरंगों के मध्य कणों का विस्थापन तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होता है। यही दोस्तों यह गलत है, और यह अनुप्रस्थ नहीं, यह अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। 20 हर्ट्ज से आवृत्ति की ध्वनियां प्राप्त हो जाती हैं 20 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 3 केवल सही हो जाएगा, केवल 3। यहाँ पर अगले प्रश्न पढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में लोहे के साथ किनका प्रयोग किया जाता है? कॉपर एवं जिंक का, एल्यूमिनियम एवं क्रोमियम का, सिलिकॉन एवं कॉपर का, निकिल एवं एल्यूमिनियम का। दोस्तों यहाँ पर निकिल एवं क्रोमियम को मिलाकर लोहे के साथ स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन है, कथन एक है तथा दूसरा कारण है। चांदी की वस्तुएं कुछ दिन वायु पर छोड़ने पर काली पड़ जाती हैं। चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है, और यहाँ से हमें कूट में इसका चुनाव करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है उपकरण दिए गए हैं तथा इनका उपयोग दिया गया, और हमें बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर वायु की घनत्व को मापता है। दोस्तों यह गलत है, यह एरोप्लेन की ऊंचाई को मापता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। क्रोनोमीटर पानी के जहाज में समय को मापन, सही है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, सही है। स्फैग्नोमीटर धमनी में रुधिर दाब, सही है। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। ठोस में ऊष्मा का प्रायः संचालन द्वारा स्थानांतरित होता है, सही है। द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होता है। दोस्तों ये अभी देखते हैं। गैस में ऊष्मा का संचरण किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कौन सा सही होगा? केवल 1 और 2 सही होगा। गैस में माध्यम की आवश्यकता होती है और संवहन के द्वारा होता है, ठीक। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। सूची ए को सूची को बी से मिलाना है। इसमें अम्ल दिया है, इसमें स्रोत दिया हुआ है। तो फार्मिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? यह लाल चींटियों में पाया जाता है। देखिए इसको ऐसे याद कर लीजिए, लाल चींटियाँ फर में पाई जाती हैं, तो ये यहाँ पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फल में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल यह दूध में पाया जाता है। ग्लूमेटिक अम्ल यह गेहूं में पाया जाता है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है? ऑप्शन ए है रेयान, ऑप्शन बी है नायलॉन, ऑप्शन सी है एक्रिलिक, ऑप्शन डी है स्पार्टम। दोस्तों यहाँ पर स्पार्टम जो है कृत्रिम रेशा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है जब किसी अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। क्षारीय विलयन का मान pH 7 से कम होता है। जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत चालन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों कौन सा सही है नहीं है आपको बताना है। तो क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है दोस्तों। एसिडिक विलयन का मान 7 से कम होता है। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? अमोनिया उत्पादन में, उच्च तापमान वाले तापमापी में, कृत्रिम गर्भाधान वीर्य संरक्षण में, चर्म रोग के औषधि निर्माण में। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? चर्म रोग के औषधि निर्माण में। अगला प्रश्न हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे क्षारक दिए गए हैं, उनका उपयोग बताया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और इधर इसका उपयोग दिया गया हुआ है अमोनिया उत्पादन में, साबुन विनिर्माण में, खिड़की को साफ करने में, रेचक या रेजिडेंट के रूप में। यहाँ पे दोस्तों हमारा सही जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया उत्पादन, सही है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच को साफ करने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन विनिर्माण में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रेचक या एंटार्डिसिक रूप में, ठीक। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश 2022-23-24 के संदर्भ के कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में बेरोजगारी दर 4.2% है, और
स्टार्टअप रैंकिंग उत्तर प्रदेश बेस्ट परफॉर्मर की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति लागू करने वाले देश का प्रथम राज्य है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण में उत्तर प्रदेश शीर्ष पे है दोस्तों। यहाँ पे हमारा ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्टार्टअप बेस्ट परफॉर्मर में यहाँ पे महाराष्ट्र शामिल है, तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारे ऑपरेशंस दिए गए हैं, उनसे संबंधित देश दिए गए हैं और कौन सा सही नहीं है हमें यह बताना है दोस्तों। यहाँ पे ऑपरेशन गंगा यूक्रेन सही है, ऑपरेशन कावेरी सूडान सही है, ऑपरेशन देवी शक्ति यमन ना होगा दोस्तों, ये अफगानिस्तान था, ऑपरेशन दोस्त तुर्की या सीरिया सही है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के प्रारंभ में प्रोजेक्ट अलंकार के रूप में इसका उद्देश्य शुरू किया है? ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करना, राजकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा का विकास, ऐतिहासिक महत्व के भवनों का सौंदर्यीकरण, किसानों को न्यूनतम तकनीक प्रशिक्षण प्रदान करना। यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? राजकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा का विकास करना दोस्तों। हाल ही में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 को निम्नलिखित किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है गुजरात। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कर्नाटक। अगले प्रश्न पर अपने आगे बढ़ते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे सरदार उधम सिंह सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य पर्यटन नीति 2018 को प्रतिस्थापित करता है, सही है। यह लागू होने की तिथि आगामी 10 वर्षों के लिए प्रभावी होगा, सही है। इसके अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया, गलत हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही ब्लू स्काई व्हाइट क्लाउड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए है निर्मल घोष, ऑप्शन बी है रशीद किदवई, ऑप्शन सी है अमिताभ घोष, ऑप्शन सी है इलैया राजा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए निर्मल घोष सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 15 जुलाई 2023 को मनाई गई युवा कौशल दिवस का थीम था? तो भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव, कौशल विकास और रोजगार, युवा कौशल में पुनर्कल्पना, परिवर्तन भविष्य के लिए शिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। तो सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला है फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने वाली इगा स्वियाटेक निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? दोस्तों यह पोलैंड से संबंधित है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सामूहिक विवाह से संबंधित है, सही है। इसके लिए लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना, यह सही है दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत परिवारों की सभी बालिकाओं को प्राप्त होगा, नहीं दोस्तों। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को 15,000 रुपये तक की धनराशि दी जाएगी, सही है दोस्तों। इस हिसाब से इसमें 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आज का हमारा प्रैक्टिस समाप्त हुआ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।